Hello students, welcome back to my channel. My name is Ayushi Yadav. Welcome to my channel Python with Ayushi. I'm going to take second lecture of this chapter, more on Python. This is chapter 13, class 8 CBSE. I would suggest you to go with first lecture of this chapter because I have completed till there some features of variable in Python. So in this lecture, I will start with keywords. So go there first and understand the previous topics. Then come over here. You will get more. You will be able to understand more things more properly. So let's start with कीवर्ड्स व्हाट आर कीवर्ड्स कीवर्ड्स का मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पिछले चैप्टर में भी मतलब पिछले लेक्चर में भी समझाया था तो कीवर्ड्स क्या है बेसिकली रिजर्व्ड वर्ड्स हैं रिजर्व वर्ड जो पाइथन लैंग्वेज से पहले ही प्री डिफाइन किए गए हैं उनको हम लोग किसी और जगह नहीं यूज़ कर सकते उनका एक स्पेसिफिक टास्क है जो कि वो परफॉर्म करते हैं तो उनको हम लोग अपने अकॉर्डिंग नहीं यूज़ कर सकते मतलब हमें जहाँ पे लगाना है हम वहाँ पे लगा सकते हैं बट द थिंग इज़ कि उनको एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते या हम चाहें कि उनसे कोई और ऑपरेशन किया जाए तो वो नहीं हो सकता तो डेफिनेशन पढ़ते हैं are reserved words that have predefined meaning and purpose with द लैंग्वेज ये क्या है एक रिजर्व वर्ड है जिनकी प्री डिफाइंड मीनिंग है उनकी मीनिंग पहले से डिफाइंड है पाइथन पाइथन की तरफ से एंड उनका पर्पस है लैंग्वेज के अंदर पाइथन लैंग्वेज के अंदर ठीक है पाइथन या हर लैंग्वेज में कीवर्ड्स हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग डिफाइंड है थोड़ा बहुत डिफरेंस है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लैंग्वेज में हाँ सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस तो कुछ कीवर्ड्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से लिखे हैं एंड as assert break class continue def del else elif except for from finally global if lambda none not pass raise return सम वाइल ये सब कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में ठीक है तो और भी बहुत सारे हैं इन सारे वर्ड्स का कुछ अपना मीनिंग है जो कि आपकी बुक में बताया नहीं गया है और अभी जितनी आपके पास पाइथन की नॉलेज है उस बेसिस पे बता पाना बहुत मुश्किल है तो आप बस इसकी डेफिनेशन लर्न कर लो एट्थ क्लास में और ये वर्ड्स एक दो वर्ड्स याद कर लो जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ़ लैम्डा नन थोड़ा बहुत याद कर लो एक दो एग्जाम्पल के दैट्स इनफ जैसे सम याद करते हो उसको सम आपने मैथ्स में पढ़ा है तो आपको रिमेम्बर करने में थोड़ा इजी होगा सम एडिशन तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है अब मैं आपको ऐसा ना लगे कि बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैं इफ़ का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बताऊंगी ठीक है इफ़ क्या है और वो आपके सिलेबस में नहीं है कि इफ़ क्या होता है इफ़ एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर कोड लिखते हैं फिर उसके कंडीशन चेक होती है वो चीज़ें आप आगे चल के पढ़ोगे ऐसे ही यहाँ पे जितने वर्ड्स लिखे हैं उनका सब अपना अपना फंक्शन है अपना अपना काम है जो कि आप आगे जब पाइथन पढ़ोगे सेवन्थ एट्थ में सॉरी यू आर इन एट्थ क्लास सो 9th 10th 11th 12th वो आपको धीरे धीरे पता चलते रहेंगे अभी आप बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा बस आपको फेमिलियर कराया जा रहा है टर्म से बस इतना है आपके सिलेबस में तो मैं आपको इफ़ का कॉन्टेक्स्ट समझाती हूँ सपोज आई रेट इफ़ मैंने लिखा इफ़ ए इक्वल टू अब मैंने यहाँ पे दो बार इक्वल टू लिखा है पहले मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था तो मैंने एक बार इक्वल टू लिखा था यहाँ पे मैं दो बार इक्वल टू लिख रही हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर और इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है ठीक है ये ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर इसको हम क्या बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर ठीक है इक्वल टू
यहाँ पे इसको इक्वल टू बोलेंगे जब दो बार इक्वल टू लिखा जाता है। जब एक बार इक्वल टू लिखा जाता है तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। दो बार इक्वल टू का मतलब है ए की वैल्यू 5 के बराबर है, ठीक है। और एक बार इक्वल टू का मतलब है ए में 5 वैल्यू डाली गई है। दोनों में डिफरेंस है। ए में मैंने 5 डाला और ए की वैल्यू 5 के बराबर है, ठीक है। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो मैंने चेक किया क्या, उसके बाद मैं कोलेंस लगाऊंगी। उसके बाद मैं लिखूंगी इसके अंदर प्रिंट, ये प्रिंट है, ओके, प्रिंट ए, ठीक है। प्रिंट ए है वो, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ। उसके बाद इसके बाहर मैं लिखती हूँ रिटर्न। रिटर्न का भी क्या मतलब है वो मत, ठीक है। रिटर्न आपने अभी पढ़ा नहीं है बट इसका भी एक अपना मतलब है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं पूरा कोड समझाती हूँ आपको। जैसे मैंने ए की वैल्यू ले ली 4, मैंने ए में वैल्यू 4 असाइन की, ठीक है। अब वो यहाँ पे जाएगा, पहली लाइन रन हुई, उसके बाद यहाँ पे आए इफ़ ए इक्वल टू 5, क्या ए 5 के बराबर है। ए का मतलब होता है ए का मतलब है क्या ऐसा है, अगर है तो हम ये प्रिंट करेंगे। लेकिन ए की वैल्यू तो 4 थी, 5 है ही नहीं, तो रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न का मतलब है कुछ नहीं प्रिंट करना। इंटरप्रेटर ये बताता है कि प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। रिटर्न बताता है कि प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। और अगर मैं ए की अगर ए की वैल्यू मैं 5 असाइन करती हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने 5 असाइन की। अब देखा गया कि ए में वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5 के बराबर है, ठीक। तो क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। अब शायद आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इफ़ क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि चेकिंग के लिए यूज़ होता है। वो चेक करेगा, और भी कोई ज़रूरी नहीं है कि चेक ही करे, कोई भी कंडीशन को चेक करेगा। कोई ज़रूरी नहीं ए इक्वल टू 5, यहाँ पे आप कोई भी अपनी अकॉर्डिंग कंडीशन लिख सकते हो। उस बेसिस पे वो चेक करेगा। फिर उसके अंदर जो आप कोड लिखोगे, जैसे कि ये कोड है, आपने इसको लिखा, वो उस बेसिस पे चेक किया, अगर सही हुआ, अगर जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू हुई, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज उसके बाद वाला होगा, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब ये था। आई थिंक इतना आपके लिए इनफ था। ये बहुत ज़्यादा ही है एटलीस्ट, मतलब इतना तो आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो मैंने बस कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाए कि ये सब है क्या, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, आप बस इतना कर लो जितना मैंने बताया कि क्लास 8 के लिए सफिशिएंट है, दैट्स इनफ, ठीक है। उसके बाद मैं मूव करती हूँ ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं पाइथन में। हम यहाँ पे सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ही दिया है, तो ज़्यादा अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक आपने पढ़ा होगा, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब तो आपने पढ़ा है। अब मॉडुलो और पावर, पावर भी आपने पढ़ा है, जैसे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, वही पावर होती है। किसी नंबर की कोई पावर दे दी, तो मॉडुलो आपके लिए थोड़ा नया टर्म है, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। बाकी सबका मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाऊंगी कि कैसे कोड लिखना है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पाइथन प्रोवाइड स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर फॉर एडिशन। पाइथन बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोवाइड करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो एंड पावर। तो क्या होता है, एडिशन के लिए प्लस साइन होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन डैश होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिस सिंबल होता है। डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश होता है। मॉडुलो के लिए परसेंटेज सिंबल होता है। अभी मैं बताती हूँ मॉडुलो होता क्या है। फिर पावर के लिए क्या होता है, डबल एस्ट्रिस होता है।
दो बार एस्ट्रिस लगाओगे तो पावर का सिंबल आएगा। मैंने इसको दोबारा इसलिए बना दिया था क्योंकि वो इमेज में थोड़ा प्रॉपरली विजिबल नहीं था। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो एंड पावर। तो एडिशन में क्या होता है, हम किन्हीं दो नंबर को ऐड करते हैं। अब हम लोग सबका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जैसे कि एडिशन का कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन का कैसे करेंगे। तो नाउ मूविंग टू आईडी, सपोज आई टेक द वेरिएबल ए, मैंने ए वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 10 ली, फिर दूसरा वेरिएबल मैंने लिया बी जिसकी वैल्यू 20 ली, और मैं इन दोनों को ऐड करना चाहती हूँ। तो मैंने तीसरा वेरिएबल सी और ए प्लस बी कर दिया। तो यहाँ पे प्रिंट किया सी को, तो ये आउटपुट आ गया 30। वैसे ही मैं ए, अब मैं सब्ट्रैक्शन का लेती हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं ए की वैल्यू ले लेती हूँ 30, बी की वैल्यू ले लेती हूँ 10, और सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी करते हैं। तो प्रिंट करेंगे अगर, तो वैल्यू सी की क्या होगी, 30 माइनस 10, 20। ऐसे ही अगर नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का साइन, सब्ट्रैक्शन हो गया, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, सॉरी या, तो उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्टेरिक साइन का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं ए की वैल्यू लेती हूँ 90, बी की वैल्यू मैं लेती हूँ 60, अब सी में मैं ए एस्टेरिस, एस्टेरिस को हम कैसे प्रिंट करेंगे, लाइक अपने स्क्रीन पे लिखेंगे शिफ्ट प्लस एट द रेट, शिफ्ट के साथ, नॉट एट द रेट, शिफ्ट प्लस 8। जब शिफ्ट के साथ 8 दबाओगे तो आपके स्क्रीन पे एस्टेरिस्क सिंबल आ जाएगा। ये मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत बेसिक चीज़ है, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है, तो आई एम टेलिंग फॉर देम। सो प्रिंट करते हैं सी को, सी 54990, अब आपको पता होगा 6 9 सा 54 होता है, आखिरी में 00 ऐड हो गया, आउटपुट इज करेक्ट। अब हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। अगर मैं 80 को, ए की वैल्यू मैंने 80 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 5 ले ली, और सी को ए फॉरवर्ड स्लैश बी कर देती हूँ, और प्रिंट करती हूँ सी, तो 16 आया है, 16.0। क्यों, क्योंकि 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। 0.0 इसलिए लेना है क्योंकि ये फ्लोट में वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर जो है हमारा, वो डिवीजन के बाद मॉडुलो है। अब आप सोचेंगे मॉडुलो क्या है। आपने रिमाइंडर पढ़ा होगा, क्वेश्चन रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होता था, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते थे, सपोज 5 को अगर हम, सॉरी, 5 से अगर हम 19 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब 19 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15 होता है, राइट। तो 15 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 4। तो अगर हमें रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम मॉडुलो को यूज़ करेंगे, ये हम मॉडुलो से निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉडुलो को हम परसेंटेज सिंबल से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, परसेंटेज सिंबल से। तो ये हमारा मॉडुलो ऑपरेटर है। उस अ, मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, सपोज मैं लिखती हूँ 5 डिवाइड बाय, सॉरी, 5 मॉडुलो 2, चलिए 5 मॉडुलो 2 अगर मैं लिखती हूँ तो वैल्यू आएगी 1, 1 मतलब रिमाइंडर, 2 2 जा 4, एक रिमाइंडर बचेगा। अगर यही मैं 5 डिवाइड बाय 2 लिखती हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगी ना, 2 2 जा 4। तो दिस इज डिफरेंस, इस इन दोनों में यही डिफरेंस है। यहाँ पे रिमाइंडर आता है, सॉरी, एक मिनट, ये क्या है, रिमाइंडर, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ रेम, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी कमी है। यहाँ पे रेम और ये क्या है, ये क्वोशिएंट है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। अगर हम रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, अगर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना है तो हम क्वेश्चन अगर हमें क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है तो हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे जिससे डिवाइड होता है। तो मैं मॉडुलो करके आपको दिखाती हूँ। सपोज मैं लिखती हूँ ए की वैल्यू 19, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू ए मॉडुलो बी, और मैं इस सी को प्रिंट कराती हूँ। देखिए 4 आई वैल्यू, हाँ 4 रिमाइंडर, ओके इट्स राइट। तो एक चीज़ और भी है, आप ये सोच रहे होंगे ये बार बार ए की वैल्यू ले रहे हैं, बी की वैल्यू ले रहे हैं, क्यों नहीं हम एक लाइन में करते हैं? एक लाइन में भी हो जाएगा। अगर मैं करूँ प्रिंट 19 मॉडुलो 5, देखिए 4 वैल्यू आ गई। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अगर हम वेरिएबल में वैल्यू डाल के करते हैं ना तो वो थोड़ा सा एक कंफर्टेबल मेथड होता है। आपको पता होता है कौन सा आंसर है, कौन सा क्वेश्चन है, क्या वैल्यू ली है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पे आंसर मतलब हमने आंसर किस वेरिएबल से निकाला है, क्या है, कोई वेरिएबल ही नहीं, मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, वो आ गया है। ऐसा नंबर्स में आप कर सकते हो, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स, तो आप हर जगह प्रिंट नहीं कर सकते ना, तो हम वेरिएबल लेके करते हैं। तो वो आप आगे सीखोगे। आप ये भी एक कन्वीनियंट मेथड है, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, पावर। आपने बहुत ज़्यादा वो पढ़ा होगा ना, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होती थी? स्क्वायर क्या होते थे, किसी नंबर की 2 पावर होती थी, ठीक है? तो किसी नंबर की 2 पावर जब होती थी, जैसे 2 की 2 पावर है तो उसको हम 4 लिख देते थे, 2 2 ज़ा 4। आपने ये भी पढ़ा होगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता था? 9 होता था। 3 3 ज़ा 9। तो ऐसे भी जब हम किसी नंबर की पावर फाइंड करनी होती है तो कोई ज़रूरी नहीं स्क्वायर ही फाइंड करना है, हमें क्यूब भी फाइंड करना हो सकता है, उसकी पावर 10 भी लेके फाइंड करना। जैसे हमें 2 की पावर 10 फाइंड करना है, तो उसके लिए अब हम याद थोड़ी ना रखेंगे 10 कैसे आता है। उसके लिए हम ये 2 एस्टेरिस्क लगाएंगे और तुरंत आपको वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। तो मैं इसको भी आपको आईडी में करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं चाहूँ प्रिंट, मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रही हूँ, बार बार वेरिएबल नहीं ले रही हूँ। 2 टू द पावर 10, मुझे 2 की पावर 10 चाहिए। 1024 आ गया। अगर आपको हो सकता है इस पे विश्वास ना हो तो मैं कोई छोटा नंबर ले लेती हूँ जिसकी वैल्यू आपको नोन है, जैसे 2 की टू द पावर 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4। अब ये पावर 2 बार एस्ट्रिस लगाएंगे तो वो पावर में चला जाएगा, एक बार एस्ट्रिस लगाएंगे तो वो मल्टीप्लाई करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। So now moving to the next slide. What is the next slice? Slide, not slice. लग रहा है खाना है, तो it is slice, okay? Not slice, it is slide. तो अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते। कमेंट्स इन पाइथन आर द लाइन्स इन द कोड दैट आर इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर। ये ऐसी लाइन्स हैं जो इंटरप्रेटर से के के बारे में इग्नोर कर जाती हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये इग्नोर की जाती हैं इंटरप्रेटर के थ्रू, ठीक है? मतलब ये ऐसी लाइन्स हैं जो इंटरप्रेटर इन पे ध्यान भी नहीं देता, इनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। आप ये अपने माइंड में फीड कर लो, बाकी हम आगे देख लेंगे क्या है एक्चुअली में। तो इसका अब हम इसमें 2 टाइप्स हैं, ठीक है? सिंगल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट बिगिन्स विद द हैश सिंबल। हैश सिंबल से हम सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं, ठीक है? और डबल कमेंट यूज टू कमेंट मोर देन वन लाइन, ये एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करेगा, डन बाय यूजिंग ट्रिपल कोट्स और ट्रिपल डैश। तो ये क्या करता है, ट्रिपल कोट्स या ट्रिपल डैश को यूज़ करता है। तो इसके लिए मैं फ़ाइल बना लेती हूँ, उससे आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। लेट मी ओपन वन मोर टाइम आईडी एंड टेल यू, क्योंकि वहाँ पे मैं
आईडी के अंदर लिख रही थी विदाउट क्रिएटिंग अ फाइल, तो उससे आपको आउटपुट दिखाने में थोड़ी सी परेशानी होती क्योंकि सब एक ही साथ था। सो नाउ आई एम मेकिंग न्यू फाइल। ये सब चीज़ें आपको अब आ जानी चाहिए कि फ़ाइल कैसे क्रिएट करना है, क्या है। जैसे मैं लिखती हूँ, टिप पर पहले मैं सिंगल लाइन कोड से करती हूँ। अगर सिंगल लाइन को हमें कमेंट करना है तो हम हैशटैग सिंबल लगाएंगे। और मैं जैसे सपोज लिखती हूँ एडिशन, ठीक है, मैंने लिखा एडिशन और इसके नीचे मैंने लिख दिया प्रिंट 10+20। 10+20 मतलब हम एडिशन ऑपरेशन को कर रहे हैं। अब इस फाइल को मैं सेव करती हूँ, सेव एज पाइथन py। ओके, ये मैंने सेव कर दी। अब मैं इसको रन करती हूँ। अब देखिएगा ये एडिशन जो है वो हमारी स्क्रीन पे नहीं आएगा। 30 आ गया, मैंने 10+30 10+20 किया था तो वो 30 हो गया, बट एडिशन नहीं प्रिंट हुआ। एडिशन को इग्नोर कर दिया। अच्छा, इसका यूज़ यही है कि हम लोग अपने कोड को और अच्छे से जान सकें। जैसे आप लोग बिगनर हैं, आपको नहीं पता एडिशन क्या होता है, मतलब आपको पहले हमें बताना पड़ेगा ना कि एडिशन कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी एडिशन और उसके बाद ये मैंने ऑपरेशन लिखा, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। आप अगर फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोड को दोबारा देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, अच्छा ये एडिशन हो रहा है। वैसे ही अगर मैं डबल लाइन कोड के लिए काम करूँ, जैसे मैंने 3 कोड लगा दिए, माई नेम इज़ आयुषी यादव। सॉरी, अगर मैं इसको एंटर दे, फिर ये मल्टीपल लाइन के लिए, इसलिए मैं ऐसे आई हैव डन बीटेक इन 2025। अगर मैं ऐसे कर देती हूँ, अब देखिए, अब मैंने इसको एंटर किया, ये इसका कोई आउटपुट नहीं आया। अब मैं इसको कुछ और प्रिंट करके देखती हूँ, प्रिंट 30। अब इसके बाद मैंने 30 प्रिंट करा दिया, ऐसे ही कोई रैंडम नंबर ले लिया। अब अगर मैं इसको सेव करके फिर रन करती हूँ तो देखिएगा क्या आउटपुट आएगा, 30 32 टाइम्स आएगा। ये देखिए 30 32 टाइम्स। बट वो जो लाइन्स ऑफ कोड थी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ये मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख दिया है। यहाँ पे मल्टीपल लाइन है, देखिए 2 लाइन, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, मल्टीपल लाइन। इससे हैश टैग से क्या होता है, सिर्फ एक लाइन कोड होगा। इसके नीचे मैं कुछ लिखूंगी तो वो नहीं होगा, मतलब वो एरर देगा। अगर इसके नीचे मैं कुछ लिखती हूँ तो वो एज अ कमेंट नहीं लेगा, वो रीड होगा। जैसे इसके जस्ट नीचे मैंने ये लिया तो रीड हो गया। बट यहाँ क्या किया, मल्टीपल लाइन में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पूरा कोड्स के अंदर कर दिया 2 लाइन को, उससे वो कमेंट हो गया और वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, तो इतना ही है इस कमेंट सेक्शन में। Students, our next topic is basics data type in Python. Python के basic data type क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानते हैं data type क्या है। Our data type determine the type of data that can be stored in a variable name. ये हमें बताता है कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं हम वेरिएबल नेम के अंदर। जैसे हम लिखते थे ए, जैसे मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो ए इक्वल टू मैंने 10 लिखा था, तो ये 10 जो है ये किस टाइप का डेटा है एक वेरिएबल के अंदर, वो हमें बताता है डेटा टाइप। जैसे कि यहाँ पे ये जो 10 है वो इंट का है। इंट क्या क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करा। इंट इंट मतलब होता है इंटीजर, जो आप अभी आगे पढ़ोगे क्या होता है। जिसमें आप एक एग्जाम्पल दे रखा है, स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल्स टू 10, एड्रेस इज इक्वल्स टू हाउस नंबर 456 विकास नगर लखनऊ। स्टूडेंट रोल नंबर इज स्टोर्ड एज न्यूमेरिक वैल्यू। ये देखिए ये न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पे, स्टूडेंट रोल नंबर न्यूमेरिक फॉर्म 10 है, ठीक है। इसके बाद एंड हिज और हर एड्रेस इज स्टोर एज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक इससे बोला क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी है, इसलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं।
फिर हम लोग वेरियस डेटा टाइप्स पढ़ते हैं क्या होते हैं। तो पहला डेटा टाइप है ना इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? रिप्रेजेंट इंटीजर। ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर विच आर होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट। एक डेसिमल बिना किसी एक होल नंबर लेंगे। होल नंबर आपने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारी मतलब टेन, बट उनके साथ ऐसे हम नहीं लिख सकते 3.5, ऐसे हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके बाद वाला पार्ट अगर आ जाता है पॉइंट वाला तो ये हमारा इंटीजर नहीं रहेगा, ये किसी और तरीके इसको हम फ्लोट बोलेंगे, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो ये गलत है, ये सिर्फ इंटीजर वो नंबर होगा जो कि सिर्फ होल नंबर हो, जैसे कि सॉरी आप लेट मी रीड इट, जैसे कि अ, सिर्फ 3 या फिर ओनली एंड ओनली सॉरी, जैसे आप लेते हो 5, तो 5 एक इंटीजर है, या नंबर लेते 5 6 7 8, तो वो सब भी एक इंटीजर में आएंगे। लेकिन अगर आप नंबर लेते हो 5.6 या 5.7 तो वो इंटीजर में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका दूसरा नाम दिया गया है। तो फ्लोट वैल्यू जो होती है वो पॉइंट्स में होती है, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू सिंगल डिजिट रहेगी। एनी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 3 4 3 8 4 0 1 3 4 3 4 पॉइंट, पॉइंट नहीं फुल स्टॉप है, ठीक है। पॉइंट के बाद कोई नंबर होगा तो वो दूसरी कैटेगरी में होगा, वो इंटीजर कैटेगरी में। अब हम आते हैं इंटीजर के टाइप्स में। तो पहला इंटीजर है प्लेन इंटीजर। प्लेन इंटीजर न्यूमेरिक नॉर्मल टाइप इंटीजर, इसमें नॉर्मल टाइप के इंटीजर्स होंगे, ठीक है। ऑक्यूपाई 32 बिट्स और 4 बाइट, ये 32 बिट्स या 4 बाइट इंस्टॉल स्पेस लेता है। फिर इसकी रेंज जो है -247483648 से लेके 21748368447 यहाँ तक है। नेगेटिव से पॉजिटिव है, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं इंटीजर में, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, बट द थिंग इज पॉइंट के बाद वाली वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है जैसे मैं लिख रही हूँ 3.5, ठीक है, 3.5 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते 3.5 क्या होगा 1/2, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 1/2 वाला पार्ट हम नहीं ले सकते क्योंकि ये गलत है, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट या पॉइंट के बाद वाला पार्ट हम इंटीजर में नहीं ले सकते, लेकिन यदि हम फ्लोट में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट इंटीजर का नहीं है बट फ्लोट का हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोट में एक्सेप्ट होगा। अभी आप पढ़ेंगे फ्लोट क्या है कैसे है, डेफिनेशन पढ़ोगे, बाकी आपको मैंने बता दिया पहले। लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर क्या होता है? It supports the value that lie beyond the range of plain integer. प्लेन इंटीजर के बाहर की जो वैल्यू होगी, मतलब इस रेंज के बाहर की जो वैल्यू होगी उसको भी सपोर्ट करेगा लॉन्ग इंटीजर। प्लेन में क्या था, एक स्पेसिफिक रेंज दी गई थी, बस वहां पे लेना है, लेकिन लॉन्ग इंटीजर आप अनलिमिटेड रेंज ले सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा है अनलिमिटेड रेंज, कोई भी कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, मतलब आप बियॉन्ड योर इमेजिनेशन यू कैन टेक टिल इनफाइनाइट, ओके। फिर बुलियन, इट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल वैल्यू ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन की दो वैल्यू होती है, मतलब ट्रू होता है या फॉल्स होता है। बुलियन इंटीजर यही होता है। बूल जीरो का मतलब होता है फॉल्स और बूल वन का मतलब होता है ट्रू। तो इसमें क्या है, बुलियन प्लेन इंटीजर, प्लेन इंटीजर की एक लिमिटेड बाउंड्री है, और लॉन्ग इंटीजर में क्या है, बियॉन्ड है लिमिट, कोई भी नंबर लो। प्लेन में हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। फिर अगर बुलियन, बुलियन में दो वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब होता है अगर बूल जीरो लिखा है तो इसका मतलब फॉल्स है, और बूल वन लिखा है तो ट्रू है। इतना आपको समझ में आया, इतना बहुत बेसिक चीज है जो आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। आपके लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उतना ज्यादा भी नहीं आता है। फिर आता है फ्लोट, सॉरी इसमें फ्लोट की डेफिनेशन नहीं चाहिए थी। फ्लोट, इट रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब फ्रैक्शनल पार्ट,
ये देखिए नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शनल पार्ट के। ये फ्लोट वैल्यू है, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, फिर -4 मतलब नेगेटिव साइड भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज को हम लेके जब नंबर बनाते हैं तो वो फ्लोट में आ जाता है, फ्लोट कैटेगरी में आ जाता है। सॉरी, मैं इसको हाँ, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये हमारा क्या बोलते हैं पाई की वैल्यू है, और ये -48.7 है, दोनों फ्लोट नंबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हमारा, so let's start with floating point numbers. So there are two types of floating numbers. First is fractional one form and another is exponential. What happens in fraction form, we can take number which have in between a point, like point of fraction. Over here, the example is given 789678878. Next example is 5678.967543. So these are the example of the numbers which are in the fractional form. Over here, there are two numbers. Okay. So now when it comes to exponential form also takes a number which have point note, the value of e, where e is written, the value of e is very large after, not very large, but after point there are too many numbers. Like it starts with 2.718 and something something. It goes, okay, it goes on. So this is the value of e. So the thing is when we write over here 2 point something something till 7. So this value will be very long in terms of point. After point we will get very larger value. So floating point number can represent integer values as well as have bigger of range of values as compared to range. The thing is over here is the floating point number have bigger range as compared to integer. Integer was having a plain integer was having a fixed range, but over we can exponential form we can have the infinity. So this is the point. This is the difference between exponential and fractional part. Fractional part also have some limits, right? The range is defined over here, but over here no range is defined. Okay, exponential value is itself very large. So this is the difference. Now moving to the string. String क्या होता है? String. This data type represent the string character enclosed in a quotation mark. If I write A is equals to आयुष, ओके, अगर मैं लिखती हूँ आयुषी, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा ए इक्वल्स टू आयुषी। आयुषी का क्या मतलब है? आयुषी एक स्ट्रिंग है। किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं, किसी भी वर्ड को लिखते हैं, अल्फाबेटिक वर्ड, तो वो स्ट्रिंग। अगर हम नंबर को भी कोटेड स्पीच के अंदर लिखेंगे, कोट्स के अंदर लिखेंगे, तो वो भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। ए की वैल्यू अगर हम 1 लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब कोट्स के अंदर, तो वो भी हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। आस्क दो टाइप की स्ट्रिंग है, एक आस्काई स्ट्रिंग है, एक यूनिकोड स्ट्रिंग है। तो आस्काई स्ट्रिंग जो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। आस्काई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसमें जो है कुछ अल्फाबेट्स को हमारे नंबर दिए हैं, उनकी एक आस्काई वैल्यू होती है। अभी मैं बताती हूँ क्या होती है। होल्ड द स्ट्रिंग ऑफ जीरो और मोर आस्काई वैल्यू। जैसे कि हम मतलब स्ट्रिंग आस्काई वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक जीरो भी हो सकती है, 97 भी हो सकती है, 122 भी हो सकती है, सबकी एक एक डिफाइन की हुई अल्फाबेट की अलग, नंबर्स की अलग, सबकी अलग अलग। तो मैं आपको यहाँ पे अल्फाबेट की बता देती हूँ। जैसे ए की वैल्यू होती है 97,
फिर ऐसे डी की होती है 98, बी की होती है 98, और एंड सो ऑन टिल जेड। ठीक है, जेड की आती है, क्या होती है जेड की? जेड की वैल्यू होती है 122। जेड की वैल्यू है 122। ये सब क्या है? आस्काई वैल्यूज है अल्फाबेट की, जो डिफाइन की गई है। फिर स्ट्रिंग विच आर प्रीफिक्स्ड विद लेटर यू। बहुत सारी स्ट्रिंग ऐसी हैं जो प्रीफिक्स्ड होती हैं लेटर यू से, उनको हम लोग बोलते हैं यूनिकोड। यूनिकोड स्ट्रिंग मतलब किसी भी स्ट्रिंग के आगे अगर हम यू लगा देते हैं तो वो यूनिकोड स्ट्रिंग हो जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल डू two questions. Many other questions are there in your book. Go and do practice. If you don't have laptop, just go on Google, type Python programmers. You will get a interpreter of Python, and you can practice there. Please do practice, otherwise you will not be able to understand what I am saying, and you will not be able to be familiar with Python. Write a program to print area of a circle whose radius is 3.75. हमें रेडियस दिया हुआ है, हमें एरिया निकालनी है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? आई एम राइटिंग एसी। ओके, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर का स्क्वायर, या 2 pi r is circumference and area is pi r square, pi r का स्क्वायर। नाउ लेट्स स्टार्ट। रेडियस की वैल्यू हमें दे रखी है, तो रेडियस हमें दे रखा है, सॉरी लेट्स टेक स्मॉल, मैंने एक वेरिएबल बना लिया रेडियस। रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.75। ओके, मैंने रेडियस को ले लिया 3.75। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एक दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने एरिया, उसमें पाई की वैल्यू, पाई की जगह मैं 3.14 ले लेती हूँ, फिर इंटू आर करना है, तो मैंने इसको आर से 2 बार मल्टी, आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर इंटू आर, क्योंकि जैसे आर स्क्वायर क्या होता है, सपोज आई हैव टू राइट 2 स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2। वैसे ही आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आर इंटू आर। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, आर इंटू आर करके, सॉरी फॉर दिस, आर इंटू आर किया और प्रिंट कर दिया मैंने एरिया। 44.1565 इज द आंसर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले 3.75 आपस में मल्टीप्लाई होगा 3.75 से, उसके अलावा फिर वो जब 3.14 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या है? Next, write a program to find the sum of squares of two numbers. हमें दो नंबर लेने हैं, उनका सम, उनके स्क्वायर का सम फाइंड करना है। जैसे कि एक नंबर मैंने 2 लिया, दूसरा नंबर मैंने 3 लिया, इसका स्क्वायर जो होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, और इसका स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा। ठीक है, तो इनका मुझे सम फाइंड करना है, 9 और 5 या फिर 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मैंने किया है, और दो नंबर है उनका सम कर, उनका स्क्वायर करना है, फिर उनका सम करना है। ठीक, सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। जैसे मैंने लिया ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू ली मैंने क्या, 7। अब मैं क्या करूंगी, एक नंबर लूंगी सम। ठीक है, यहाँ पे मैं सम का, स्क्वायर का सम करूंगी। जैसे ए मल्टीप्लाई बाय ए, सम नहीं रह सकते, सम एक इनबिल्ट वो होता है,
ऐड लिख देते हैं। ऐड मैंने वेरिएबल दिया प्लस, मैंने सम इसलिए नहीं दिया, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि कुछ चीजें प्री डिफाइंड है पाइथन में जिसको हम वेरिएबल नहीं देते, तो सम जो है वो हम लोग एडिशन करने के लिए एक फंक्शन यूज करते हैं, तो वो हम यहाँ पे एज ए वेरिएबल नहीं दे सकते, क्योंकि मैं वेरिएबल बना रही हूँ, उसको मैं नहीं दे, बी इंटू बी, ठीक है। मैंने क्या किया, नंबर 5 का स्क्वायर किया, ए इंटू ए, नंबर बी का मैंने स्क्वायर किया, बी इंटू बी, और उन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड कैसे किया, बीच में प्लस नंबर लगा दिया, इसको प्रिंट ऐड कर दिया और एंटर लगाया। 74, तो 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 74, इस आउटपुट। So अब क्या है, we have come to an end of this Python journey of class 8 8th क्लास में बस इतनी सी ही Python आप इसी को रिवाइज करिए, आपके आगे बहुत काम करेगी, आपके सिलेबस में भी दूसरे दो चैप्टर हैं, but when you will be like doing when you will be like doing engineering and any other thing in this field of Python, you will be getting very much help, because this is very basic of Python, and if the person knows this much, at least the person is familiar, मतलब आप familiar हो चुके हो Python से। Python बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट चीज है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 चैप्टर है, तो मैंने बस इतना ही एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैं पाइथन स्पेसिफिक कंटेंट बना रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पाइथन में। So till then, keep learning. Bye bye.